हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं एडुकेटर आपकी सपना अडवाणी। कैसे हो बच्चों आप सब लोग। हम लोगों ने कुछ सेशंस जो पहले हमने कवर किए हैं उसमें हम लोगों ने कवर किया था साइंस के पेपर्स। आज हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे मैथ बेसिक का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिंपल आंसर दे दूंगी कि इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है, इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, ऐसा नहीं। ओके, बिकॉज वी नो कि ये एक पेपर तो सेम आने नहीं वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से पेपर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम सॉल्यूशन देंगे। अगर आंसर फॉल्स है तो वो क्यों होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, वो हर एक चीज हम लोग सॉल्व कर करके देखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, आपको रटिफिकेशन नहीं करनी है इसके अंदर। तो अब टाइम बिना वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सेक्शन ए आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। क्वेश्चन में ऐसा है दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। तो पहला है 22/7 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बट ऑब्वियसली इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों, द रीजन इज कि हमें नंबर दिया है 22/7। अब ये नंबर जो है वो बेसिकली पी बाय क्यू फॉर्म है। पी बाय क्यू फॉर्म हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कि इरेशनल, तो इसके लिए आंसर हो गया फॉल्स। सेकंड, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x, ओके, p of x हमें दिया हुआ है x² + 5x + 4। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जो इसके प्रोडक्ट का जो जो जीरोस के जो सम होंगे और जो जीरोस के जो प्रोडक्ट होंगे उसका आंसर जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ द जीरोस, इसका वैल्यू जो है प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा से ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है वो। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। ये तो हमें पता ही है। ओके, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है वो रिलेशन होता है जीरोस का और उनके कोएफिशिएंट्स का। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा मतलब एक उसका 0 हो गया और बीटा उसका दूसरा 0 हो गया। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन है वो होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। ठीक है, तो अब देखिए b, अब यहाँ पे b की जगह पे कौन ले रहा है, b की जगह ले रहा है 5। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, माइनस साइन तो इक्वेशन में ही है, तो -5/, a की जगह यहाँ कौन ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि 1। ठीक है, जब कुछ भी ना हो तो 1, तो इसके लिए अपॉन में 1। c की जगह कौन ले रहा है, यहाँ पे c की जगह ले रहा है 4, तो 4/1। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि एक्चुअली आंसर आया -5 इज ग्रेटर देन 4, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि इसका आंसर हो गया फॉल्स। ओके बेटा, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन 3 का कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 7, 13, 19, 25 इज 4। हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, कहां से पॉसिबल है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। अब AP जो दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म तो क्या है, 7 है, और ये कह रहा है कि 4 है। तो क्लियर हो गया कि आंसर क्या है यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो गया फॉल्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अच्छा, ये तो ट्रू ही है क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है ना जो हम चैप्टर 8 में लगाते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है दैट मीडियन इज इक्वल्स टू 3 into mode -2 into मीन। फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला तो गलत है ना, ये फॉर्मूला तो है ही नहीं। तो सही फॉर्मूला क्या है, तो सही फॉर्मूला होती है 3 into मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 into मीन। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लर्न भी कर लेना अगर आपको लर्न नहीं है तो, क्योंकि 1 मार्क में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सपोज कि आपको मीडियन और मीन दिया हुआ है तो आपको कहेंगे मोड निकालो, तो आप ये वाली फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर अब तक आपने लर्न नहीं किया तो कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन, 6 कह रहा है आपको कि tan 47 डिग्री अपॉन cot 43 डिग्री इक्वल्स टू 1। चलो देखते हैं।
अब 47 और 43 ऐसे डिग्रीज है जिनका कोई वैल्यू तो हमें दिया नहीं हुआ है और ना ही हमें पता है, तो हम यहाँ पे कलर करेंगे 90 में से माइनस। तो 10 की जो वैल्यू है उसको हम 90 में से माइनस कर लेंगे, दैट मीन्स 90 अपॉन 40 माइनस 47 सॉरी, और नीचे हो जाएगा cot 43। ओके, अब क्या करना बेटा, दोनों में से कोई भी एक को कन्वर्ट करना, ठीक है, यहाँ तो 10 को करना, यहाँ तो cot को, दोनों को इकट्ठे करोगे तो कोई मतलब नहीं है, यू वोंट गेट एनी आंसर। तो यहाँ पे आ गया 10 का हो जाएगा cot, क्योंकि 90 में से उसके एंगल को माइनस कर रहे हैं, और हो गया 43, और यहाँ पे भी नीचे क्या आया cot 43, कैंसल आउट, आंसर क्या आया 1, तो यस ट्रू। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका ट्रू। डन बेटा, क्लियर? ओके, लिखते जाना, ठीक है, या तो फिर ना वीडियो पॉज कर करके लिख लेना इसको अच्छे से। आप एक नोटबुक मेंटेन करना गाला के सॉल्यूशन की, तो एग्जाम में रिफर करने में काफी आसान हो जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नाउ नंबर 7 क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इंटीजर डिविजिबल बाय 97। अब बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हमारे पास 99 आता है, 4 डिजिट हो, जैसे हम क्या करेंगे, हम लोग 9 ले लेंगे 4 टाइम्स, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 97 के साथ डिवाइड करेंगे। देखते हैं कि अगर 0 आता है तो ये परफेक्टली डिविजिबल है, अगर नहीं आता है तो जो गिवन ऑप्शन है वो कौन सा होगा सही। तो देखिए 9 1 जा क्या होता है, ओके सॉरी 97 है, आई एम सॉरी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 97 1 जा 97, 99 में से 97 गए 2, ओके, ये वाला 9 नीचे उतार देते हैं। अगेन 29 तो जो है वो स्मॉलर होगा 97 के, तो डिविजिबल नहीं है, 0 लगा के नेक्स्ट 9 नीचे उतार देते हैं, तो आ गया 299। अब 97 का ऐसा टेबल आप सोचिए जो 29 के नजदीक हो। तो देखो 9 3 जा 27 होता है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3 7 जा 21, 2 कैरी 27, 29 क्या आया 291, तो 3 जा 291, कितना रिमेनिंग है 8। अब और डिविजिबल तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो 4 टाइम्स 9 है वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होंगे, तो कौन होगा, तो सीधी सी बात है, इन चारों 9 में से ये जो नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर, उसमें से हम 8 माइनस कर लेते हैं, तो 9 माइनस 8 1, और बाकी के 3 9 बच गए, तो 991 ये आपका आंसर होना चाहिए। लेट्स सी, यस सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन आया। तो इस तरीके से आप करेंगे। ओके, अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन की ओर। इफ x अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन y इक्वल्स टू 2, तो आपको x माइनस y की वैल्यू बतानी है। ओके, बहुत इजी है, देखो तीनों इक्वल में है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले वाला जो भी है उसको भी हम लोग 2 के इक्वल टू में ले लेंगे, और 6 अपॉन y है ना, उसको भी हम लोग 2 के साथ इक्वेट कर लेंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x 2 से क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, और y अपॉन में है तो हम y को ऊपर लेके जाते हैं और 2 को अपॉन में लेके आते हैं, तो 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ गई 3। बिंगो, इतना क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, ये जाना हमसे कह रहे हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, ठीक है, बता देते हैं। तो x माइनस वाई दैट मीन्स 4 माइनस 3, आंसर क्या आया 1। तो आपका ऑप्शन देखो 1 कौन सा है, लेट्स से यस ए ऑप्शन, ठीक है, तो ए ऑप्शन हुआ आपका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर क्या कह रहा है, द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 3x plus 5y equals to 15 and dash are the parallel lines। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि बेसिकली आपको 2 इक्वेशंस दी जाती है, ठीक है ना, तो एक इक्वेशन दी हुई है, तो वो कह रहा है कि भाई आप दूसरी इक्वेशन ऐसी बताओ जो पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करे। तो देखिए बेटा, अब सबसे पहले तो कंडीशन है क्या, पहले हम उस पर गौर फरमाते हैं। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन है कि a1 अपॉन a2, 2 इक्वेशन होती है ना, तो a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। ओके, तो लेट्स से कि अभी कैसा रहेगा, तो देखो जैसे कि हम लोग फर्स्ट ए ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा। तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 30 मैंने ले लिया।
अब a1 अपॉन a2 मतलब क्या है कि x के आगे के जो नंबर है उसको अपॉन में लिखिए आप, ठीक है, उसको a1 अपॉन a2 कहेंगे, तो 3 अपॉन 5। ओके, v1 अपॉन v2 मतलब कि y वाले लिखिए, तो 5 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 मतलब कि 15 अपॉन 30। अब देखिए 3 अपॉन 5 और 5 अपॉन 3 तो इक्वल है ही नहीं, तो हम आगे चले ही क्या जब पहले ही दो अनइक्वल आ गए, जबकि हमें पहले तो दो इक्वल चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है वो वैलिड नहीं है। ओके, बी देखते हैं हम लोग, तो मेन इक्वेशन लिख देती हूँ मैं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 और दूसरा है 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 30। चलिए तो x वाले y वाले सारे टर्म्स इकट्ठे देख लेते हैं, तो 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 इक्वल्स टू 15 अपॉन 30। समझ आ ना बेटा, इन दोनों को अपॉन में लिया मैंने, इन दोनों को अपॉन में ले लिया, ठीक है, और इन दोनों को अपॉन में ले लिया, तो 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 15 1 जा 15 2 जा। अरे बाप रे, ये तो तीनों इक्वल आ गए, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ दो इक्वल चाहिए, तीसरा तो अनइक्वल चाहिए, तो बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, सी देख लेते हैं हम लोग, यही साइड में कर लेती हूँ मैं, तो सी क्या कह रहा है, पहले इक्वेशन जो मेन है गिवन वो लिख देते हैं, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। ओके, अब सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि 9x प्लस 15y इक्वल्स टू 45। ओके, तो 3 अपॉन 9, 5 अपॉन 15 एंड 15 अपॉन 45। लेट्स डिडक्ट, 3 1 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 15 1 जा 15 3 जा। ओ तेरी, सारे के सारे फिर से इक्वल आए, हमारी तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका मतलब कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी, दिस वन। ओके, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं करके दिखाऊं, मतलब डी कैसे हुआ, तो चलो एक बार करके देख लेते हैं कि डी कैसे हुआ। तो हमारा जो मेन इक्वेशन है वो है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ठीक है, थोड़ा पेज मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, और जो इक्वेशन है 12x, ओके, वो लिख दिया। अच्छा, ये 20y जो है ना, आप देख सकते होंगे, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, ठीक है, ये जो 20y है ना वो इक्वल टू के बाहर है, तो मैं इसको अंदर ले लूं तो प्लस 20y हो जाएगा। ओके, तो क्या लिख दिया मैंने, प्लस 20y, अब कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, तो 0 लिख दिया। चलिए, तो 3 अपॉन 12 इक्वल्स टू 5 अपॉन 20 इक्वल्स टू 15 अपॉन 0, तो 3 1 जा 3 4 जा 5 1 जा 5 4 जा 15 और 0 का डिविजिबल नहीं हुआ, तो देखिए 1 अपॉन 4 इक्वल आया और ये नॉट इक्वल आया, हो गया कंडीशन सेट। हमारा कंडीशन यही था ना, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो यस, क्लियर एंड कंफर्म्ड है कि डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और हमें डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब पहले तो हम लोग ना कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा मेन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कैसे रिजेंबल कर रहा है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की जगह कौन ले रहा है, कोई नहीं, मतलब 1, तो a हो गया 1, ओके, b हो गया 5, तो b की जगह 5 लिख देते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह भी क्या आया 5, so 25 minus 4 into 5 20, 25 minus 20 that is 5, तो आपका ऑप्शन है A, ओके, A ऑप्शन। नाउ 11th क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x y फ्रॉम द ओरिजिन, अच्छा तो फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूला कैसा है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला है और ओरिजिन से है, तो बट ऑब्वियसली A ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभी तो फॉर्मूला ही है, तो आपको तो लर्न ही है ये कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकालना होता है उसको हम कहते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, तो A ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, फॉर द फाइनाइट AP, फाइनाइट मतलब कि वो AP जिसका लास्ट टर्म दिया होगा,
तो फॉर अ फाइनाइट एपी विथ n टर्म्स इट्स फर्स्ट टर्म इज a, फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म l है, तो उसका सम क्या होगा? तो अगेन कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे तो हमें Sn निकालना है ना, तो Sn वाली तो फॉर्मूला पता ही है, n/2 a प्लस l। अगर लास्ट टर्म दिया तो हम लोग ये वाली फॉर्मूला लेते हैं, तो n/2 a प्लस l, यस a, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा बेटा, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके ये सारी चीजें लिखते जाइएगा, मैं इसके लिए थोड़ा टाइम भी बीच में लेफ्ट ले रही हूँ ताकि आपको समय मिल जाए लिखने में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन द फॉर्मूला फॉर द मोड z इक्वल्स टू l f1 माइनस f नॉट, ओके पूरी फॉर्मूला दी हुई है। f1 डिनोट्स, f1 का डिनोट करता है, तो f1 डिनोट करता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। f1 तो पता ही है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? जो आपको मोडाल क्लास देगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 14th नंबर क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज इज डैश। नाउ अब बेटा देखो, जनवरी मंथ का है तो पहले हम लोग एक लॉजिक समझ लेते हैं। मंथ में कोई भी आप मंथ उठाएंगे, ठीक है, उस मंथ में 4 वीक्स तो होते ही हैं, तो हर एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। अब एक वीक के अंदर अगर हम देखते हैं तो 7 डेज होते हैं, तो इसका मतलब कि एक मंथ में, ठीक है, पर्टिकुलर डेज कितने होंगे भाई, उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक मंथ के अंदर 4 into 7, एक वीक में 7 होते हैं और ऐसे 4 वीक होते हैं, तो 4 into 7 दैट इज 28 डेज तो है ही है। ओके, अब यहाँ पर अगर 4 वीक होते हैं तो 4 वीक का मतलब ये है कि 4 संडेज तो आ ही जाएंगे, हर एक वीक का एक संडे, ठीक है, 4 संडेज तो आ ही जाएंगे। इन्होंने हमसे पूछा है कि 5 संडे आने के कितने चांसेस है। तो देखो अब आपको देखना है मंथ के अंदर, तो मंथ क्या दिया हुआ है? जनवरी। जनवरी में हम लोगों के पास कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं, और एक पर्टिकुलर मंथ जैसे मैंने कहा कितने डेज होने चाहिए? 28। तो जनवरी कितने दिन ज्यादा है? 3 नंबर ज्यादा है, 29, 30, 31, ठीक है, 3 दिन ज्यादा है। इसका मतलब कि संडे आने के 3 चांसेस है, वो 29 को भी आ सकता है, 30 को भी आ सकता है और 31 को भी आ सकता है। सो द प्रोबेबिलिटी इज, चांसेस कितने हैं? 3। अच्छा, एक संडे तो नहीं है ना, ऐसे तो 7 दिन होते हैं, तो इसके लिए अगर संडे के चांसेस है, सबके भी चांसेस होते हैं, तो इसके लिए अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज मतलब 7। तो आपका आंसर होगा 3/7। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। स्क्रॉल कर दूं थोड़ा, यस। 15th क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन दैट इफ p ऑफ e, मतलब कि एक प्रोबेबिलिटी का आपको वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस 16/31, तो आपको नॉट का निकालना है, नॉट अकरिंग द इवेंट। तो हमें पता है इवेंट जो अकर होता है और इवेंट जो अकर नहीं होता है उसका मिला के 1 आता है आंसर। तो जो अक्कर हो रहा है उसका आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 16/31, और जो नहीं हो रहा है उसकी हमें निकालनी है, ठीक है। तो जो क्या करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसको हम यहीं रहने देते हैं, और ये पूरा जो टर्म है उसको हम लोग लेके जा रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो 1 तो है ही राइट हैंड साइड में, ये वाला 1 भी बाहर आया तो माइनस हो गया, और माइनस 16/31 आया तो माइनस का हो गया प्लस। 1 माइनस 1 कैंसल आउट, तो आंसर क्या आया? 16/31। तो आपका आंसर जो होगा वो 16/31। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। डन। ओके, अब हम चलते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। ओके बेटा, 16 देखिए, अभी जो हमने किया ना ऑलमोस्ट सेम है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 संडेज। अब यहाँ पे ईयर की बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने मंथ की बातें की थी। अगेन देखो बेटा, एक ईयर में है ना 52 वीक्स होते हैं, ठीक है ना। अब हर एक वीक का एक संडे तो फिक्स है, तो इसका मतलब 52 संडे तो होंगे ही होंगे। डन। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था कि एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो अगर टोटल ईयर की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर मतलब जिसमें इससे कम तो डेज नहीं हो सकते हैं, तो एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं और ऐसे पूरे साल में 52 वीक्स हैं।
तो कितने डेज हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 364 डेज। ओके, अब इन्होंने बोला लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा? लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। तो अभी देखो कितने दिन का डिफरेंस आया? 2 दिन का। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जितना डिफरेंस आता है ना बेटा उतना लिख देने का अपॉन 7, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का ही नहीं। ओके, मंथ में भी और ईयर में भी। मंथ में आप डेज को देखेंगे, अच्छा ईयर में भी डेज को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जितने दिनों का फर्क है ना, आप मंथ में याद कर लीजिए 28 दिन, ठीक है, 28 डेज, और ईयर में आप याद कर लीजिए 64। इन दोनों में से जितने नंबर एक्सेस हुए उतना तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्यों इतना सोचने का? सो आंसर इज 22/7। 17th question. For the cubic polynomial, okay, so for the cubic polynomial p of x क्या दिया हुआ है? x cube minus 10x square plus 31x minus 30, the sum of the product of zeros taken two at a time. अच्छा, तो फॉर्मूला लगानी है। अब यहाँ पर हम लोग ना पहले जो इसकी ओरिजिनल इक्वेशन है वो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ax cube plus bx square प्लस सी एक्स प्लस डी। इससे क्या होता है ना, एबीसी निकालने में बड़ा आसान रहता है। अब इन्होंने क्या बोला है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ पर एक जो फॉर्मूला रहती है इसके अंदर, वो रहती है, अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला पता है ना, सम ऑफ द जीरोस, उस तरीके से इसकी फॉर्मूला होती है, और ये होता है सी अपॉन ए। नाउ सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 31, 31 लिख दिया, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो आंसर क्या आया? 31। सो 31, यस, ये रहा आपका ऑप्शन। ओके, चलिए अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं 18 क्वेश्चन हमसे? चलो देखते हैं। सो 18 क्वेश्चन जी हमें कह रहे हैं द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय। अच्छा, nth टर्म आपको दिया हुआ है, मतलब कि आपको an दिया हुआ है 2n plus 1। देन द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। तो सम कितना होगा? अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें एपी तो दिया ही नहीं हुआ है, पर हम निकाल तो सकते हैं ना। हम n की जगह लगाते जाओ वैल्यू, आपका निकलता जाएगा एपी, तो फ्रेम हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म के लिए लेती हूँ तो मैंने a की जगह 1 ले लिया, ओके, n की जगह 1 ले लिया, तो 2 into 1 plus 1, so 2 1s are 2, 2 plus 1 3। फिर हम सेकंड टर्म ले लेते हैं a2, तो n की जगह 2 लगा दिया, 2 2s are 4 plus 1 that is 5। बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस क्या होगा? तो a2 minus a1 that means 5 minus 3, तो 2। अब इन्होंने हमें कहा है कि भाई साहब SN निकाल के बताओ। तो SN क्या है? SN की फॉर्मूला है n upon 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। थोड़ा क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, ओके, बट आपको तो आंसर पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? n की जगह तो n ही 2, ओके, a की जगह पे हम लिखेंगे, क्या आया था हमारा? a1 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना आया? 2। डन। सो n अपॉन 2, n अपॉन 2, 2 3s are 6 प्लस ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू n 2n माइनस 2। ओके, सो n अपॉन 2, 6 माइनस 2 इज 4, 4 प्लस 2n, ठीक है। अब देखिए 4 और 2, मतलब जो 4 प्लस 2n है तो उसमें 2 कॉमन निकलेगा, तो n अपॉन 2, इसमें इनमें से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, तो 4 का 2 बाहर आ गया तो 2 अंदर, और 2n का 2 बाहर आ गया तो सिर्फ n अंदर। 2 2 कैंसल आउट, क्या बच गया? n 2 प्लस n। तो आपके जो गाला है उसमें ऐसा लिखा हुआ है n प्लस 2। क्या फर्क पड़ता है? दोनों सही तो हैं, तो ये आपका आंसर होगा। अब मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ ऊपर की तरफ और देखते हैं आंसर क्या है। 1 सेकंड का मैं पॉज ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, या तो पॉज करके आप आंसर अच्छे से फ्रेम कर लीजिए ये। तो n प्लस 2, ये रहा आपका सही आंसर। डन। ओके, अब आपको बोलेंगे मैम 1 मार्क के लिए इतना लंबा मेथड। देखो बेटा, अब क्या मैं आपको समझा रही हूँ इसके लिए मुझे डिटेल में लिखना पड़ता है, बट आप
तो माहिर हैं, मुझे पता ही है, तो क्या आपको तो बस शॉर्टकट में फटाफट कैलकुलेशन करनी है, तो आपको तो शो नहीं करना है, तो इसके लिए आपको इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द 19th क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? The radii of two circles are 8 centimeter and 12 centimeter, while the distance between the centers is 15. ठीक है, दो सर्कल का रेडियस आपको 8 और 12 दिया हुआ है और उन दोनों का मिलाकर जो है वो 15 सेंटीमीटर है डिस्टेंस सेंटर्स का। अब देखिए, अगर मैं दो सर्कल ऐसे बनाऊं, ऐसे कर करके, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, तो एक का रेडियस 12 है और एक का रेडियस 8 है, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? वो हो जाता है 20। जो अगर हम डिस्टेंस देखें इनका, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा है कि 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को काट रहा है, तभी तो उनके रेडियस के प्लस से वैल्यू कम आई है। तो अब इन्होंने पूछा है कि इन हाउ मेनी पॉइंट्स डू दिस सर्कल्स इंटरसेक्ट, तो कितने पॉइंट्स हैं? ए एंड बी, ठीक है, 2 पॉइंट्स है ऊपर वाले और नीचे वाले, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दो पे वो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन हाउ मेनी पॉइंट्स, तो इसका आंसर होगा 2 पॉइंट्स। दैट्स इट। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन, लेट्स सी ना 20 में क्या कहा गया इन्होंने। 20 में कह रहे हैं द एरियाज ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड विच मीट एट वन ऑफ द वर्टाइसेस आर एक्स वाई एंड जेड। और देखो बेटा, क्यूबॉइड है, ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक आप सोच के देख के चल सकते हैं। तो क्यूबॉइड में 3 फेसेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों फेस के हिसाब से हमें पता है कि क्यूबॉइड के अंदर जो डायमेंशंस होते हैं वो लेंथ के लिए हम लोग L ले लेंगे, ब्रेथ के लिए B और H, हाइट के लिए H। अब क्या कह रहा है कि वो X, Y और Z पॉइंट पे मीट करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि ये एक पहला ऐसा फेस है, ठीक है, पहला फेस है क्यूबॉइड का, तो ये हो गया इसका लेंथ और ये हो गया इसका ब्रेथ, तो ये दोनों मीट कर रहे हैं लेट्स से X पॉइंट पे। तो x के हिसाब से L इंटू बी हो जाएगा, बिकॉज अगर हम एरिया की बात करेंगे तो L इंटू बी। तो उस तरीके से अगर मैंने x का देखूं तो x की वैल्यू L इंटू बी हो जाएगी, y की वैल्यू b इंटू एच हो जाएगी और z की वैल्यू h इंटू एल हो जाएगी, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, वो तो हमें पता ही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं x इंटू वाई इंटू जेड ले लूंगी, क्योंकि मुझे 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, x की वैल्यू क्या है जी? x की वैल्यू है L इंटू बी। ओके, y की वैल्यू क्या है? b इंटू एच और z की वैल्यू क्या है? h इंटू एल। और वॉल्यूम के यहाँ पे मैं x, y, z लिख देती हूँ। सो बेसिकली क्या हो गया? x, y, z इक्वल्स टू L 2 बार आया, B 2 बार आया और H भी 2 बार आया। देखिए ना, L 2 बार है ना, ऐसे करके। तो दैट मीन्स कि x, y, z इज L इंटू बी इंटू एच होल स्क्वायर। अब बेसिकली L इंटू बी इंटू एच क्या होता है? ये तो होता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम का स्क्वायर। तो इन्होंने हमें वॉल्यूम पूछा है, बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो वॉल्यूम क्या आया? Volume of cuboid is under root of x, y and z. This is the explanation. Okay. प्लीज बेटा मैं पॉज कर रही हूँ, आप लिख दीजिए इसको अच्छे से। Now 21 number question. If the radius of the circle is increased by 30%, ठीक है, मतलब कि एक ओरिजिनल कुछ रेडियस होगा तो उससे उसका रेडियस 30% इंक्रीज हो गया है, तो पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट विल द एरिया इंक्रीज, तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक कॉलम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सर्कल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा न्यू जो भी इंक्रीज करके हमारा सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब हम ना सपोज कर लेते हैं कि लेट की जो रेडियस है ओरिजिनल सर्कल का वो 100 सेंटीमीटर है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि न्यू सर्कल कितना हो रहा है? 30% ज्यादा है। तो न्यू सर्कल के लिए न्यू रेडियस आएगा। ओके, तो न्यू रेडियस जो रहेगा, मैं इसको r डैश ले लेती हूँ। तो न्यू रेडियस क्या होगा? जो पुराना वाला रेडियस है उसके अंदर 30% का उसका प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पुराना वाला रेडियस 100
और 30% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 30, कैंसल आउट। तो 100 प्लस 30 इक्वल्स टू कितना हो गया 130 सेंटीमीटर। तो नया वाला रेडियस जो है 130 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग इसका एरिया निकाल दें। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई एज इट इज रहने देते हैं, आर की जगह हम लगाते हैं 100 स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो 1 2 3 4 2 0 के 4 0 हो जाएंगे ना, तो 10,000 पाई ये हमारा आ गया एरिया। यहाँ पे हम लोग न्यू एरिया देखते हैं, एन एरिया। ओके, न्यू एरिया फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर डैश, ठीक है, स्क्वायर। तो पाई आर डैश की जगह मैं लगा दिया 130 होल स्क्वायर। सो पाई 13 का स्क्वायर इज 169 और 2 0। तो जो न्यू एरिया आया वो 169,000 पाई, ये आया न्यू एरिया। इतना क्लियर हुआ बेटा? ओके, अब हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें देखना होगा कि एरिया में कितना डिफरेंस है। तो जो न्यू एरिया है और जो ओरिजिनल एरिया है उसका डिफरेंस कितना है। तो 169,000 पाई में से हम लोग 10,000 पाई माइनस करते हैं तो हमें मिल जा रहा है 69,000 पाई। इतना डिफरेंस है। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ। ओके, इंक्रीज में एरो लगा देती हूँ। इंक्रीज परसेंट इन एरिया तो क्या होता है, इंक्रीज वैल्यू कितनी है 69,000 पाई। ओके, अपन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू 10,000 पाई है। सो 10,000 पाई इंटू 100% निकाला ना बेटा। तो 0 0 यहाँ पे गया, ये 0 इसके साथ गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो कितना परसेंट हो गया 69%। इसका मतलब कि 69% जितना एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ। क्लियर, इजी था। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन बेटा। ओके, क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 2 क्यूब्स इज 8 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द TSA of the cuboid obtained by joining these cubes face to face। ठीक, तो समझो कि 2 क्यूब हैं, तो ये एक क्यूब ऐसा हुआ और दूसरा फेस टू फेस, मतलब कि दूसरे फेस से मैं एक और क्यूब जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हो गए 2 क्यूब्स। अब यहाँ पर इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब कि वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों का कितना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब और इसका हमें निकालना है TSA क्यूबॉइड का। देखो बेटा, अब साफ साफ है कि जब 2 क्यूब मिल जाते हैं ना, ठीक है, तो वो क्यूबॉइड का शेप ले लेते हैं। लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। तो ये बन गया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में जब बन जाता है वो, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो लेंथ होता है ना, क्योंकि देखो 2 क्यूब ज्वाइन होगा ना बेटा, तो इसके लिए लेंथ जो है वो डबल हो जाता है, बाकी ब्रेथ और हाइट सेम रहता है। नाउ ये हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जो क्यूब है उसका साइड कितना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमें दिया हुआ है वो है 8 क्यूब। फॉर्मूला होता है L क्यूब। तो L निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 का क्यूब रूट कर लेंगे। तो आंसर क्या आया, लेंथ आया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि क्यूब जो है वो कन्वर्ट हो रहा है क्यूबॉइड के अंदर। तो क्यूबॉइड में आप खुद देख सकते हैं, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो डबल हो गया ना। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाता है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट सेम रहती है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो ये एज इट इज हो गया। अब आपसे कहा है कि TSA निकालो। क्या कहा है आपसे, TSA निकालो। ठीक है, TSA निकाल देते हैं। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड इज 2L into B प्लस B into H प्लस H into L। ओके, मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, क्वेश्चन डिसअपियर हो जाएगा। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। सो नाउ 2 4 into 2 मतलब L into B, देन 2 into 2 प्लस 2 into 4। ओके, मतलब कि LBH की मैंने यहाँ से वैल्यू लगा दी, दैट्स इट।
ओके 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. Okay, so 8 plus 4, 12, 12 plus 8, 20. 20 into 2, that is 40 centimeter square. तो आंसर क्या है? फाइनल आंसर इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख भी दीजिए. मैं तो ये कहूंगी कि पॉज करके आप लिखते जाइए, तो क्या आप लिखेंगे ना तो आपको पॉइंट्स दिमाग में बैठेंगे. जितना आप लिखेंगे मैथ को या कोई भी सब्जेक्ट को, आपको उतना ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगा. अब स्क्रीनशॉट तो अभी है, कल मोबाइल फॉर्मेट किसी को याद भी नहीं रहता, तो इट्स माय एडवाइस कि स्क्रीनशॉट ना लो तो ज्यादा बेटर है. ओके, ठीक है बेटा, क्लियर. चलो, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 23rd. क्या कह रहे हैं 23rd? स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू पी वाई. पॉलिनोमियल क्या है? x इक्वल्स टू पी ऑफ y इफ इट्स ग्राफ इज एज फॉलोज. अब वो ग्राफ दिया हुआ है. अब ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं. जनरली हम लोग क्या करते थे? जनरली हम लोग एक्स एक्सिस पे कितनी बार ग्राफ कटा है ना वो देखते हैं, पर उन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पे हमको किसको देखना है? y को देखना है. तो इसके लिए आप y की तरफ लो. 1 2 3 एंड 4. तो कितने जीरोस हुए? 4 जीरोस. बस खत्म, एक मार्क आ गई अपने पास. ओके, चलो अब हम चलते हैं 24th क्वेश्चन की ओर. स्क्रॉल कर रही हूं मैं. नाउ 24th नंबर क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं ये जनाब हमसे? चलो इनकी भी सुन लेते हैं कथा. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है. कौन सा है स्क्वायर प्रभु? इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद द रेडियस 8 सेंटीमीटर. तो वो कह रहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल में एक स्क्वायर है. ठीक है, समझ गए. अब वो कह रहा है कि वो सर्कल जो है ना उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है. अब स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए पहले स्क्वायर का साइड तो पता होना चाहिए. तो लेट्स से कि ये सेंटर है, तो ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, बट ऑब्वियसली तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर. ये भी रेडियस हो गया तो ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर. तो बेसिकली डायमीटर कितना हुआ? ठीक है, डायमीटर क्या होता है सर्कल का? डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2 इंटू 8, दैट इज 16 सेंटीमीटर. इतना क्लियर हुआ? ओके, आई होप समझ आ चुका होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो बेटा, अब आप ना सिर्फ स्क्वायर पे ध्यान दो, सिर्फ स्क्वायर पे. तो स्क्वायर के हिसाब से तो ये डायगोनल नहीं हो गया. हाँ, तो स्क्वायर के हिसाब से तो ये डायगोनल हो गया. तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि स्क्वायर का डायगोनल और सर्कल का डायमीटर तो एक ही बात हो गई. तेरे की देख क्या रिश्ता निकला है. ठीक है, तो डायगोनल और डायमीटर एक ही हो गए. और हमें तो पता है कि स्क्वायर का डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है? दैट डायगोनल इक्वल्स टू, ओके, डायगोनल इक्वल्स टू √2 इंटू साइड. तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं. यस, निकाल सकते हैं. अब हमको आसान लग रहा है. तो डायगोनल हमारा डायमीटर है, डायमीटर है हमारा 16, तो यहाँ पे लिख दिया 16. 16 √2 इंटू साइड. ओके, तो 16 के अपॉन में √2 आ गया इक्वल्स टू साइड. ठीक है, डन 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 डन. आगे कुछ करने की जरूरत नहीं. अब इन्होंने बोला है कि एरिया निकाल दो स्क्वायर का. निकाल देते हैं. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. ओके, तो 16 √2 होल स्क्वायर. अगर 16 का स्क्वायर नहीं भी आता करने मत बैठना. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. तो 16 इंटू 16 दो बार लिख दो और √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाता है. तो 2 1 जा 2 8 जा. ओके, तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 16 इंटू 8. मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आ गया 128. तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. ओके, ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया हो. मैंने बहुत कोशिश की कि आपको इजी वे में समझाऊं और हर एक चीज को एक्सप्लेन करूं. तो यहाँ पे हमने सेक्शन ए जो है वो फिनिश कर लिया. मैं कल आपसे सेक्शन बी के साथ मिलूंगी. टिल देन अच्छे से प्रैक्टिस करना. एग्जाम कल ही है, अच्छे से प्रिपरेशन करते जाना एग्जाम्स की. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. बाय बाय, टेक केयर.